चैप्टर के नाम से कुछ पता चल रहा है ना, कह रहे विचारक, विश्वास और इमारतें। मतलब कि इसमें कुछ विचारक लोग होंगे। विचारक का मतलब होता है विचार प्रस्तुत उपदेश देने वाले लोग, ठीक। विश्वास मतलब कि ये विचारक के द्वारा जो विचार दिया गया है उस पर समाज कितना विश्वास करता है, ठीक। और फिर उस विश्वास के लिए लोग इमारत, जैसे मान लो गौतम बुद्ध हुए तो विचारक रहे, विचार दिए समाज में, लोगों ने उन पर विश्वास किया और उनके लिए इमारतें बनाया गया है कि नहीं। अनेक प्रकार के स्तूप बनाया गया, रहने के लिए किला बना, कि वो सभी क्या बना, इमारतें बना, जिसको इमारत को हम मंदिर भी नाम दे सकते हैं। क्या चीज, मंदिर नाम दे सकते हैं। यहाँ ये जो सांस्कृतिक विकास है, इसमें विकास क्या चीज का किया गया है, सांस्कृतिक चीजों का। और ये जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के इतिहास को देखेंगे इस चैप्टर में। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग 1000 साल का इतिहास, यानी कि 1000 साल का क्या करने वाले हैं, इसमें इतिहास को पढ़ने वाले हैं। उसके बीच में जो दार्शनिक लोग रहा, अपना अपना विचार जो समाज में दिया, उस चीज को देखेंगे कि किस तरह से समाज को समझने में अपना योगदान दिया लोग। और यह भी देखेंगे कि उनके विचार जो है किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। मतलब कि जो भी दार्शनिक लोग रहे वे लोग क्या किए, अपने विचारों को मौखिक रूप से और फिर लिखित रूप से, ये दोनों रूप से क्या किया, समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही ना चीज किया। देखेंगे ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। इन सभी चीजों से हमें पता चलेगा कि जो जनता रही उस जनता पर इन दार्शनिक लोगों का विचार कैसे प्रभावी रहा, इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रभावित कैसे किया। हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और यह ध्यान देने की बात है कि परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। मतलब कोई भी जो परंपरा है वो अकेले विकसित नहीं हुआ है। ये ध्यान देंगे कि किस तरह से इसमें ये सांस्कृतिक जो परंपरा है विकसित हुआ है। और इस चैप्टर में हम लोग विशेष करके किस पर ध्यान देंगे, बुद्ध काल और बुद्ध पर, बुद्ध के समय को और बुद्ध के विचारों को, उनके इतिहास को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। मतलब इतिहासकार तो ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लिखेगा। तो बुद्ध काल यानी कि बुद्ध के समय, उसका ब्राह्मण समय और जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, उन सभी से निष्कर्ष निकालने के बाद इतिहास को लिखने का काम किया। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। मतलब जो उस युग को हम बात करेंगे, जो ये पुराने युग है, उसमें एक इमारत का नाम आता है सांची स्तूप। किसका, सांची का जो स्तूप है, इस स्तूप के जो कि अभी तक सुरक्षित है, इसके बारे में बात करेंगे। और अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है सांची स्तूप। मतलब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए इमारत के रूप में केंद्र का काम कौन करता है, सांची स्तूप। इसके पहले सांची स्तूप का नाम सुना है लोग कहीं? मूरी ऐसे डुलाने में कहीं भी लाज नहीं लगता है। 6th क्लास में जब बुद्ध काल वाला, बुद्ध के जीवनी को पढ़ोगे, इतिहास में है ना बुद्ध के, गौतम बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, उसमें सांची स्तूप के बारे में कुछ लाइन लिखा है, बस थोड़ा सा, समझे ना। या फिर सारनाथ का स्तूप का भी नाम सुना है, अगर पढ़े हो तब, किताब का दर्शन हुआ होगा तब, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ पढ़ोगे 6th क्लास के डायरेक्ट डबल पढ़ोगे और 12th क्लास में सांची स्तूप के बारे में। 6th क्लास में इतिहास पढ़ा है लो? नहीं सर, वो घड़ी तब स्कूल से भागने में ही टाइम खत्म हो जाता था, किताब पकड़ने के बाद दूर है। सुनो आगे, यहाँ एक झलक देखोगे, सांची के लिए एक झलक।
इस सांची की एक झलक, सांची के बारे में क्या बताया जाता है। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारतें हैं। कहाँ की? सांची कनखेरा। और ये जो सांची है ये कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में, यानी कि भोपाल में। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ की जो कनखेरा है वहीं पर ये सांची है। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। कहाँ पर देखने गए थे? मतलब कल, ये जो लिख रहा है इतिहास वो बता रहे हैं कि कल देखने उसको गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। मतलब कि वहां पर बुद्ध की मूर्ति को देखा लोग, प्राचीन जो तोरण द्वार है उसको भी क्या किया, इन लोगों ने देखा। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। कौन है? मतलब यूरोप के लोगों को ये जो सांची स्तूप है लोगों को पसंद आता है, आकर्षित करता है। जिनमें कौन एक है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो कि इसको पसंद करते हैं, इसको जानते हैं। करे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। मतलब कि ऐसा नहीं कि गए और जा करके देख के चले आए, बल्कि उसके लिए उन्होंने अपना दिमाग में जो भी चिंतन का विषय आया उस चीज को क्या किए, मतलब कि वहां निरीक्षण किए कई हफ्तों तक रुक करके। जैसे मान लो कि हम लोग को बोला जाएगा वहां वैशाली जाने के लिए, जहां पर गौतम बुद्ध का स्थान है, ठीक, या फिर राजगीर है, तो जाएंगे कार से, बस से, और फिर उधर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, देखेंगे ये मूर्ति है, चले आएंगे, यही ना होगा। लेकिन वही तुम एक अलग रूप में जाओगे, खोजकर्ता के रूप में, तो जाके और केवल खा के आओगे नहीं, रुक करके देखने का प्रयास करोगे, कुछ परिवर्तन ज्ञात करोगे, जो तुम पढ़े हो उस चीज को मिलाओगे कि वो चीज वहां पर है या नहीं है। अगर नया कोई चीज जानने का मौका मिला तो उस पर तुम अपना कार्य करोगे, निरीक्षण करोगे। अरे उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, मतलब कि जो सांची रहा, सांची का चित्र कौन बनाया? कनिंघम। मतलब कि इस जगह का उन्होंने चित्र भी बनाया, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। मतलब जो गुंबद नुमा वहां पर ढांचा बना था उसके बीच से क्या किए? खुदाई किए। खुदाई किए इसलिए कि वहां पर कुछ ना कुछ क्या मिले, अब उसका अवशेष रूप में मिले। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। मतलब कि जो ढांचा रहा गुंबद नुमा, उसको खुदाई करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसको क्या किए? अपनी पुस्तक में, अपने अंग्रेजी पुस्तक में उसको लिख डाला। भोपाल की नवाब, और भोपाल के जो नवाब है उनका शासनकाल 1868 से 1901 तक रहा। कितना? 1868 से 1900, जो कि भोपाल के नवाब रहे। तो भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, यानी भोपाल के इतिहास से मिलता है। 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। यानी कि शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है वो कौन चीज में है? ताज उल इकबाल। क्या चीज? ताज उल इकबाल, तारीख। इसमें किसकी आत्मकथा है? बेगम, शाहजहां बेगम की आत्मकथा, यानी कि उनका जीवनी इसमें लिखा गया। तो लोगों को जो इसमें लग रहा है नोट करने के लिए उसको लिखते चलोगे, स्पेशल छोड़ेंगे कि लिख लो। जो समझ में आ रहा है ना, ये कुछ देर के बाद दिमाग से निकल जाएगा, समझ में आया? तो जो लग रहा है कि चीज नोट कर लेना चाहिए उसको नोट कर लोगे। और एक चीज और आया कि इसमें जो लिखा गया आत्मकथा उसको HD बारस्टो ने इसका अनुवाद भी किया। कब?
1876 में। ये जो आत्मकथा रहा इस किताब में, इसका अनुवाद 1876 में एच टी बारस्टो ने अनुवाद किया। इसको अनुवाद किया। और यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ 19वीं शताब्दी जैसे स्टार्ट हुआ, तो 19वीं शताब्दी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। मतलब कि 19वीं सदी यानी शताब्दी से देखा गया कि जो यूनानी लोग रहा, कौन लोग, यूरोपियन, तो जो यूरोपीय लोग रहा, तो यूरोपियों में सांची के स्तूप के प्रति देखा गया कि वे लोग काफी क्या है, दिलचस्प हैं। मतलब कि इसकी जानकारी को वे लोग इकट्ठा करना चाहते। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तर्नोद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। मतलब यूरोपियन लोग तो केवल अपना दिलचस्पी दिखाता, फ्रांसीसी जो है उससे भी 100 कदम आगे था सब। उस शाहजहां से आकर के इसके तर्नोद्वार को क्या किया, अपने यहाँ संग्रहालय में ले जाकर के संरक्षित रखने का इजाजत मांगा कि ये दीजिए, क्या करेंगे हम अपने घरे ले जाएंगे और वहीं रखेंगे। कैसे मामा के घरे जाके कोनो चीज बढ़िया लगता है तो कहते हैं ले जा रहे हैं, अपने घरे रखेंगे। तो उसी तरह से फ्रांसीसी आया सब, तो उन लोग को सांची का स्तूप अच्छा लगा, तो शाहजहां से मांगने का प्रयास किया कि इजाजत दीजिए कि इसको ले जाकर क्या करेंगे, अपने यहाँ संग्रहालय में रखेंगे। समझ में आया, यहाँ रखने की कोनो बात नहीं थी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कीर्ति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। अब क्या किया कि जो प्लास्टर का बना प्रकृति से, तो उसको क्या केवल मूर्ति के रूप में, तो सांची का केवल नकली रूप को ले जाकर के ही संतुष्ट हो गए फ्रांसीसी और अंग्रेज। समझ में है ना, नहीं तो अगर ओरिजिनल ले जाता तो आज नहीं रहा था। लेकिन क्या है कि ओरिजिनल जो है वो सांची का स्तूप बच गया, और केवल जो प्लास्टर से बना रहा प्रकृति से, इसको ले जाकर के वे लोग खुश रहे। हाँ देखिए क्या चीज कि भोपाल के शासकों, कौन, भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया। मतलब सांची को बचाया जा सके, सांची को ठीक ठाक रखा जाए, इसके लिए क्या किया, धन का अनुदान किया। मतलब कि धन खर्च किया कि बचे रहे, ये ऐतिहासिक चीज रहेगा। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। इससे भी कोई आश्चर्य नहीं है कि जो जॉन मार्शल था, कौन, जो जॉन मार्शल थे, ये क्या किए, जो भी लिखा था सांची के लिए उसको समर्पित कर दिया सुल्तान जहां को। मतलब कि सुल्तान जहां को क्या किए, ले जा करके दे दिया जो लिखा हुआ चीज था। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम, और अतिथिशाला मतलब कि जो मेहमान आएगा उसको रखने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। मतलब कि वहीं पर रह करके क्या किया, पुस्तक को लिखा। देखो इस पुस्तक के लिए क्या हुआ कि इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान किया। मतलब ये जो किताब लिखे जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल जो किताब लिखा ना, इसके लिखने में भी जो खर्च आया, संपादन करने में, अलग अलग जो खंड बना, इसका अलग अलग डिवाइड करके किताब को लिखा, उसके लिए भी क्या किया, सुल्तान जहां बेगम जो थी क्या की, अनुदान दी, मतलब पैसा दी। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। मतलब अगर ये लोग निर्णय नहीं लिया रहता तो सांची का स्तूप बचा
नहीं रहता, मतलब कि खत्म हो गया रहता। तो हर समय कोई ना कोई बढ़िया आदमी होता है और कोई ना कोई खराब आदमी होता है। सब कोई भारत को लूटने का प्रयास नहीं किया और बर्बाद करने का भी प्रयास नहीं किया। कोई लोग तो था ना जो बचाने का प्रयास किया। अगर यही मान लो सुल्तान जहां बेगम या फिर शाहजहां नहीं रहता तो ये जो सांची का स्तूप का जो इतिहास बचा है आज ये फ्रांस में और अंग्रेजों के पास मिलता है। कि शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। अगर इस स्तूप पर रेल ठेकेदार या फिर कोई अगर निर्माता रहता उसका अगर नजर पड़ता था इसको भी क्या करता, खत्म कर देता। देखता है ना रेल विभाग, तो रेल ठेकेदार जिधर से रेल गुजरता है उधर के सब चीज को खत्म करते जाता है। अगर इस स्तूप पर पड़े रहता तो वो स्तूप आज बचे नहीं रहता। या उन लोगों से भी बचा रहा है जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। ऐसे भी लोगों से बचा है जो यूरोप के संग्रहालय में क्या करना चाहते थे, यहाँ के चीजों को, ऐसे चीजों को ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब कि जो बोला है प्रारंभिक बौद्ध धर्म, तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म कहां से माना गया स्टार्टिंग, सांची की स्तूप से। कहां से, जो सांची का स्तूप रहा यहीं से बौद्ध धर्म की स्थिति और उसकी महत्व की जानकारी मिलता है। कहां से, सांची की स्तूप से। और आरंभिक जो इतिहास बोला जाए यहीं से स्टार्ट होता है। अगर वो सारा चीज गंवा दिया गया रहता तो आज इतिहास केवल कल्पना के तौर पे रहता। ये भी नहीं मानते कि बुद्ध कोई था, उसको भी कल्पना तौर पे हम मान लेते। अरे आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। आखिर इस इस्पात इमारत का क्या महत्व है, ये जो सांची का स्तूप है इमारत, इसका आखिर आज महत्व क्या है, तो यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या थे। मतलब ये जो सांची का स्तूप रहा वो किस तरह से रहा, टीला टाइप के रहा। ये टीला क्यों ऐसे बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इस चीज को देखना। इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस समूह को, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, ये भी क्वेश्चन है। कौन बनवाया और किसने इसके लिए धन दिया। इसकी खोज कब की गई, ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि की अन्वेषण से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एकदम शुरुआती में यज्ञ और विवाद। ये पृष्ठभूमि का पहला टॉपिक रहेगा कि यज्ञ और विवाद क्या था। मतलब कि यज्ञ करवाना और फिर इस यज्ञ में कौन दखल अंदाजी दिया, किस तरह से विवाद किया, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में अब अगला टॉपिक से पढ़ेंगे। समझ में आया।